दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे। चीन और ताइवान के बीच में झगड़ा छिड़ा हुआ है, उस विषय में आज बात करेंगे। चीन और ताइवान के बीच में झगड़ा है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या ये झगड़ा अभी शुरू हुआ है या इसका बीज कई वर्ष पहले बोया गया था। इसका इतिहास क्या है और अगर इस दोनों देश के बीच में झगड़ा हुआ तो इसका पूरे विश्व पर और हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। तो इन सारे विषय पर चर्चा करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया भी रूस और यूक्रेन के युद्ध से उभर भी नहीं पाया था कि इधर चाइना और ताइवान युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। जरा सोच कर देखें मानसिकता। दो तरह के देश होते हैं, एक शांतिवादी जो अपने प्रगति से मतलब रखती है, अपने उत्थान से मतलब रखती है। दूसरा होता है विस्तारवादी जो अपनी सीमा को बढ़ाने में उनका विश्वास होता है कि वही उनकी प्रगति है। और ये देश के बीच की बात नहीं है, ये आप हर जगह देखते होंगे, चाहे आपको आपका पड़ोसी हो या कहीं आप रह रहे हो वहाँ पे जरा सा सीमा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें। गाँव में तो अक्सर देखने को मिलता है कि खेत में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका खेत थोड़ा सा है तो पूरा आरी काट के थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेगा कि कुछ और जमीन हो जाए। तो आपको क्या लगता है, जब ये देश पे बात हो रहा हो तो वहाँ मानसिकता चेंज होता है। वहाँ पर तो आदमी रहता है, वहाँ पर कौन सा ऊपर से टपक के आता है, वहाँ पर भी कोई आदमी देश को चला रहा है। मानसिकता वैसी होती है, बस तरीका बदल जाता है, सीमा बदल जाता है, लेवल बढ़ा हो जाता है, सोच वैसे रहती है। और जब से अमेरिकी जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान के आधार करके आई है, चीन बौखला गया है। और चीन का कहना है कि इसमें किसी विदेशी का हम दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके ताइवान के मामले में किसी भी तरीके का दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिसके वजह से वो ताइवान के आसपास जो है सीमा, वहाँ पर अपना युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। और उसमें अत्याधुनिक जो विमान है J-20 वो भी शामिल है। और खबर ऐसा भी है कि लगभग 21 लड़ाकू विमान तैयार हैं जो अटैक करने के लिए ताइवान पर। आखिर इन दोनों देश के बीच में जो विवाद है उसका कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे जो कारण है वो है वन चीन पॉलिसी। वन चीन पॉलिसी के तहत चाइना का मानना है कि ताइवान उसी का हिस्सा है और केवल ताइवान ही नहीं बल्कि मेनलैंड चाइना, मकाऊ, हांगकांग जैसे प्रशासित राज्य भी इस पॉलिसी के तहत आते हैं। जबकि ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है और ये टकराव पिछले 73 सालों से चला रहा है दोनों देशों के बीच। और चीन जो है लगातार घुसपैठ करता रहता है समुद्र के रास्ते से ताइवान पर। यहाँ पर रसिया यूक्रेन का जो युद्ध था उससे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि यूक्रेन जो था वो रसिया का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर जो है ताइवान चीन से लगभग 100 मील दूरी पर है। इसलिए इतना आसान नहीं होगा ताइवान पर आक्रमण करना। आखिर चीन और ताइवान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके पीछे इतिहास क्या है, आइए बात करते हैं। चीन जिसे हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और ताइवान जिसे हम रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, एक दूसरे की संप्रभुता को बिल्कुल भी नहीं मानते। व्यवहारिक तौर पर ताइवान एक ऐसा देश है, एक ऐसा द्वीप है जो 1951 से स्वतंत्र है, लेकिन चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। एक और ताइवान जहां अपने आप को स्वतंत्र मानता है, संप्रभु राष्ट्र मानता है, वहीं चाइना का कहना है कि ताइवान को उसे चाइना में मिलना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे बल का प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। थोड़ा और पिछले चलता हूं मैं आपको। वर्ष 1644 की बात है जब चिंग वंश सत्ता में आया चीन में। उसने चीन का एकीकरण करना चाहा जिससे दोनों देश एक हो जाएंगे। वर्ष 1895 में चीन ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया। 1911 में चिनाई क्रांति हुई जिसके वजह से चिंग वंश का सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद चीन में कुओमिंतान की सरकार बनी। जितने भी इलाके चिंग राजवंश के अधीन थे वो सब कुओमिंतान सरकार के पास आ गई। कुओमिंतान सरकार के दौरान चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1683 से लेकर 1895 तक मुख्य भूमि चीन पर ताइवान का शासन था। वर्ष 1895 में जापान जब प्रथम विश्व युद्ध जीता तो ताइवान को अपने अंडर में कर लिया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान हारा तो ताइवान पर फिर से कुओमिंतान पार्टी का सरकार बन गया। अगले कुछ वर्ष में चीन में गृहयुद्ध हुआ जिसके वजह से माओ से तुंग का नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादी कुओमिंतान पार्टी को पराजित कर दिया। अब चीन में कम्युनिस्टों की सत्ता आ गई थी
चूंकि नौसेना उतना मजबूत नहीं था, इसलिए वो समुद्र पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर पाए। वर्ष 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि के अनुसार जापान ने ताइवान से अपना अधिकारों को समाप्त कर दिया। वर्ष 1952 में ताइपे में चीन जापान संधि वार्ता हुई, किंतु किसी भी संधि में ताइवान पर चीन के नियंत्रण का कोई संकेत नहीं मिला। इसी बीच ये विवाद उठा हुआ कि आखिर ताइवान किसको मिलेगा, जापान ने ताइवान किसे दिया। माओ का मानना था कि चूंकि वो युद्ध जीता है इसलिए ताइवान उसका होना चाहिए, और जबकि ताइवान का जो सरकार था, कुओमिंतान सरकार, उसका कहना था कि बेशक कुछ हिस्सों पर चीन की विजय हुई है, कुछ हिस्सों पर वो हारा है, लेकिन फिर भी चीन पर कुओमिंतान पार्टी ही राज करेगी, उसका अधिकार होगा। वर्ष 1970 के आसपास डेंग सियापिंग ने चीन के शासन को संभाला। उसने एक देश दो प्रणाली मतलब वन कंट्री टू सिस्टम की नीति को अपनाया, लेकिन इसमें एक चालाकी थी। आप चालाकी देखेंगे क्या? चालाकी ये थी कि उसने नीति को प्रस्तावित तो किया, लेकिन इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था दोनों को एकजुट करना था, लेकिन बात कुछ और था। ताइवान को अपने अंडर में करना था, अपने कंट्रोल में करना था। वो कैसे? तो वो ऐसे कि उसने कहा कि हम दो देश तो एक हो जाएंगे, लेकिन ताइवान जो है उसे चाइना की संप्रभुता है उसके अंतर्गत अपनी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का पालन करेगा, एक अलग प्रशासन चला सकता है और सेना भी रह सकता है। लेकिन ताइवान की जो कुओमिंतान सरकार थी वो इस इलाके को समझ गई और कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया, अस्वीकार कर दिया इस प्रस्ताव को। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि 1971 तक ताइवान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा था। कोल्ड वार के दौरान भी अमेरिका ताइवान के समर्थन में था, लेकिन स्थितियां अचानक से बदल गई जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना रिचर्ड निक्सन। उसने ताइवान को सुरक्षा परिषद से हटा दिया और चीन को ले आया। इसके पीछे एक चालाकी थी। वो चालाकी ये थी, अमेरिका ये चाह रहा था कि उसे एक ऐसा बाजार मिले, ऐसा बड़ा बाजार मिले जिसमें वो अपना व्यापार को बढ़ा सके। और चाइना उस वक्त उसकी जनसंख्या लगभग 60 करोड़ थी और ताइवान का जनसंख्या था लगभग 1 करोड़। और जो अमेरिका का व्यापारिक वर्ग था वो भी चाइना को मान्यता देना चाह रहा था, जिसकी वजह से चीन को मान्यता मिला और वो सुरक्षा परिषद का हिस्सा बन गया और ताइवान को हटा दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ताइवान को पूरी दुनिया के नक्शों से हटा दिया गया, नहीं। इसके बावजूद ताइवान अपने बल पर अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज उसका लगभग 80 देशों के साथ आर्थिक संबंध है। सबसे बड़ी टेक कंपनी वहीं का है। सेमीकंडक्टर का जो सोर्स है वो ताइवान ही है। अब अंत बात करते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच अगर युद्ध हुआ तो इसका पूरे विश्व पर और भारत पर क्या असर पड़ेगा। ताइवान की जो सेमीकंडक्टर कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी के लिए चिप बनाती है, जैसे एप्पल हो गया, AMD हो गया, एनवीडिया हो गया और ARM। लेकिन मौजूदा हालत ये है कि 2020 में हमें $17 अरब का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करना पड़ा, जो कि 2027 तक लगभग बढ़ के हो जाएगा $92 अरब। चाइना ताइवान के बीच अगर युद्ध छिड़ा तो उसका असर भारत के मोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा। जैसे स्वामी, वीवो, पोको जैसी मोबाइल कंपनियां हैं, भले भारत में काम करती है, लेकिन इसका जो उपकरण है वो चाइना से आता है। तो अगर युद्ध छिड़ा तो इंपोर्ट में प्रॉब्लम होगा, शॉर्टेज में कमी आएगी, तो महंगाई बढ़ेगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में भी पड़ेगा असर, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, सब भी असर पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, जब सब चीज़ों पर असर पड़ेगा तो रोजगार पर नहीं असर पड़ेगा, नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा, नौकरियों पर भी असर पड़ेगा और भारत की व्यापार राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। जहां भारत चीन से इंपोर्ट कर रहा है सेमीकंडक्टर, वहीं हो सकता है फ्यूचर में वो ताइवान से करे। एक विकल्प है ताइवान। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।